Good morning, students. So yesterday we have discussed some of the physical properties. We have discussed the physical properties of aldehyde and ketones, and I have given you some questions. I think I have given you 4 questions. I am going to discuss those 4 questions. Many of those students have not replied me, not told me कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए जिसमें डाउट आया. इसमें भी डाउट नहीं आया कि आपको, और नहीं आया तो इट्स वेरी गुड. आया है तो भी now I will just do some questions in front of you. Give the answers of the question in front of you. Okay. So we will discuss. Firstly, we will discuss all the questions and then we will proceed further. Okay. So the first question was, as you can see, yesterday आप देखिए यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कीटोन्स have higher boiling point than isomeric aldehyde. ठीक है ना. कीटोन्स के पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर क्यों होता है. ठीक है ना. कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है जो आइसोमेरिक एल्डिहाइड होता है उससे ज़्यादा. तो हमें पता है कि कीटोन्स की पोलैरिटी ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उसमें 2 कार्बन लगे होते हैं दोनों तरफ. जो इस कार्बन के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर 2 कार्बन और लगे होते हैं. तो एक्स्ट्रा कार्बन लगे होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर सप्लाई ऑफ हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ये और ज़्यादा क्या हो जाता है, और ज़्यादा वो जो होता है और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है. ठीक है ना. और ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाता है, ये आपका कंडक्ट ये ज़्यादा पोलर नेचर का हो जाता है. ठीक है ना. पोलर नेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. ठीक है ना. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सीधी सीधी बात क्या है कि आपका कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके एल्डिहाइड से ज़्यादा हो जाएगा. आपको डाबल डाबल इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है. तो अगर कीटोन्स और हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और अगर वो कीटोन हुआ तो वहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज. कीटोन हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, और एल्डिहाइड हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा. इसी को हम दिमाग में रखते हुए आगे भी जो हम ऑर्डर लिखेंगे तो वो लिखेंगे. ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ आंसर. तो सोल्यूशन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं. ठीक है. तो लिखेंगे कीटोन्स हैव greater polarity due to the presence of 2 electron releasing alkyl group and hence have stronger dipole dipole interaction than aldehyde. मैं आपके सामने क्वेश्चन का आंसर ऐसे ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको ऐसे लिखना है. अगर आप ऐसे वहाँ लिख के नहीं आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है ना. अगर आपको मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली. ठीक है ना. तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा आपको अगर मार्क्स चाहिए तो. ठीक है. डबल डबल इंट्रैक्शन देन एल्डिहाइड. स्ट्रॉन्गर डबल डबल इंट्रैक्शन देन एल्डिहाइड. ठीक है ना. तो ज़्यादा एल्डिहाइड से डबल डबल इंट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, सो देयरफॉर ketones have greater boiling point than मेरिक एल्डिहाइड. ठीक है ना. तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर लिख दिया मैंने. ठीक है ना. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. फिर से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा.
सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एक्सप्लेन। हमको ये एक्सप्लेन करना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो डिक्रीज क्यों करती है जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको समझाया भी था, वही आपको लिखना था। क्या लिखना था कि आप ऐसे लिखोगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ carbonyl compound in water is due to their tendency to form intermolecular H bonds with water molecules, ठीक है ना। तो फिर लिखोगे एस साइज इंक्रीजेस द हाइड्रोफोबिक, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन नेचर कैरेक्टर इंक्रीजेस, which results in decrease in solubility, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अगर ये पूछा गया था, देखते मैंने बोला था कि अगर आपकी रिएक्शन में ये कराऊंगा, ठीक है ना, बेंजीन की रिएक्शन कराऊंगा C2H5COCl से, तो यहाँ पर बनेगा एनहाइड्रस LlCl3 और विद CH2 में की प्रेजेंस में यहाँ क्या बनेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी कल मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका रिएक्शन ये हो जाएगी, अगर आप ये रिएक्शन कराओगे, आप बेंजीन के साथ जब ये डालते हो तो आपको क्या मिलता है, ये एक्चुअली क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हम याद करेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन मिलेगी हमें, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया, एक बेंजीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड को यहाँ पर रिएक्ट कराया, ठीक है ना। तो अब एसिटाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है ये C2H5, ये C2H5 कहाँ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ बेंजीन रिंग में ऊपर जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा बेटा, ये जुड़ेगा बेंजीन रिंग के साथ, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे CO C2H5, हमारा क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन बनता है। कल मैं आपको पढ़ा रहा था, जब एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने सबसे पहले रिएक्शन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही पढ़ी थी। तो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हो रहा था, आपका कीटोन बन रहा था, तो यहाँ क्या होता है, ये COC2H5 लिखता है, तो यहाँ जो R ग्रुप होता है वो यहाँ जुड़ता है। इसको क्या बुलाते हैं बेटा, इसको बुलाते हैं आप इसको बुलाएंगे हम बेंजाइल इसको मिलाएंगे एसिडोफिनोल में। सॉरी, इसको बुलाएंगे इथाइल बेंजीनोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट में आपको बनेगा ये, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर फिर से एक बेंजीन रिंग लगा रखी है मैंने, और डाइल्काइल कैडमियम की रिएक्शन कराई है मैंने, किसके साथ, डाइल्काइल कैडमियम की रिएक्शन कराई है हमने
फिर से एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। तो डाइल्काइल कैडमियम जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर फिर से क्या बनता है हमारा, ये जो कैडमियम है ये हट के क्या लग जाएगा इसमें, ये CuCH3 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये CuCH3 इसके साथ लग जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH2 Cu, ये बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था एल्कीन में जब हमारे पास क्या होता है, ये हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या बनता है यहाँ पर, हमारे पास फिर से यहाँ पर कीटोन बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक्स्ट्रा आगे जुड़ जाता है इधर उधर, ऑक्सीजन इस पर जुड़ता है, तो ये लिख लेंगे हम CH3CO CH3 जुड़ता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या कंपाउंड बनता है, अच्छा फाइनल कंपाउंड तो हमें पता है, फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मतलब कल पढ़ा था ये, कि हम क्या बनाते हैं इसमें, बेंजाइल नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ऑर्थो, ओ सॉरी पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम यहाँ बनाते हैं पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब बीच में क्या बनेगा, ठीक है ना, ये हमें यहाँ ध्यान देना है कि बीच में हमारा क्या बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ब्राउन कॉम्प्लेक्स आपको बनाना पड़ेगा। ब्राउन कॉम्प्लेक्स क्या था यहाँ पर, देखो क्या होता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स में, जो ये CH होता है ये पूरे इस वाले ग्रुप से जो एक्स्ट्रा इधर जुड़ा हुआ है CrO2Cl2 वाले ग्रुप से पूरा जुड़ जाता है, CHO Cr Cl2OH, तो ये क्या बनता है हमारा एक, दिस इज अ ब्राउन कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो साथ में यहाँ नीचे NO2 लगाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ NO2 लगा होगा तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसकी रिएक्शन यहाँ पे होती है, रिएक्शन होगी और हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 2 जरूर लिख लेंगे, इसको कंपनसेट करेंगे। दिस इज व्हाट इज फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपके थे क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने कल आपको दिए थे। अब मैंने आपको 4 यहाँ पर ऑर्डर दिए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने थे आपको, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट के, तो मैं चारों आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के लिखा था बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है ना। तो फोर्थ का सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर है आपका, फर्स्ट में आपको लिखना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, इसमें आपके पास CH3 CHO है, CH3O CH3 है, CH3 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 CH2 CH3 है, और यहाँ पर CH3 CH2 OH है। तो आपको क्या पता है, कल मैंने एक ऑर्डर बताया था आपको, क्या ऑर्डर था कि एसिड जो कार्बोक्सी है उसके सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है आपका, एल्कोहल का आता है, फिर एल्डिहाइड और कीटोन का आता है, और फिर उसके बाद ईथर का आता है, फिर हाइड्रोकार्बन का होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में भी किसका ज़्यादा होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, कीटोन्स का ज़्यादा होता है। तो इन सब में मेरे को सबसे पहले देखना है कि सबसे ऊपर कौन है, तो यहाँ पर एक एल्कोहल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में अपनी कॉपी में देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने एल्कोहल दिया है, तो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो मेरे को सबसे छोटा पहले लिखना है, तो सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का होगा। तो क्या है हाइड्रोकार्बन हमारे पास, CH3 CH2 CH3, उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद एक हमारे पास ईथर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है CH3O CH3, इसका नंबर आएगा। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, जो आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है CH3CHO, और लास्ट नंबर किसका आएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास होगा CH3CH2OH, ठीक है। अब मैंने ये ऑर्डर क्यों लिखा है, ये मैंने ऑर्डर इसलिए लिखा है, अब आप कोई भी कह सकता है कि इसमें सर इसमें तो कार्बन कम है या फिर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, इन सबके कंपेरेबल मासेज हैं, तो कंपेरेबल मासेज वालों के हमें लिखना होता है, ठीक है ना। तो हर जगह आपको दिखाएगा यहाँ पर 3 आपको क्या कहते हैं मेन एलिमेंट कार्बन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन को नहीं गिनते, बस कार्बन कार्बन को गिनते हैं या ऑक्सीजन को गिनते हैं। तो 3 कार्बन 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ऐसे लिखा हुआ है। तो हाँ, तो ये सबके सबके मॉलिक्यूलर मास क्या है, कंपेरेबल है, हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास आसपास ही होता है, तो वो मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड वाला जो ऑर्डर लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको सेकंड वाले में आपको बताना है फिर से बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो एक मैं इसमें ध्यान से देखूंगा, तो एक मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5,
सब में मेरे को 5 कार्बन या ऑक्सीजन मिला के मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब मॉलिक्यूलर जो चेन है वो तो बराबर है, अब बस मेरे को वही ऑर्डर देखना है कि किसका ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो एक इसमें मेरे को एल्डिहाइड दिया है, एक अल्कोहल दिया है, और एक क्या दिया है इन्होंने, ईथर दिया है फिर से, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले फिर से वही क्या करूँगा, मैं हाइड्रोकार्बन लिख लूँगा। पहला मेरा हाइड्रोकार्बन क्या था, CH3 CH2 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 CH3, दैट इज ये क्या लिखा हुआ है, C5H12 लिखा हुआ है मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने C5H12 लिख दिया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे मैं किसको लिखूँगा, फिर से वही ईथर को लिखूँगा। तो वो मेरा लिखा हुआ है C2H5O, C2H5। अगेन मेरा क्या है यहाँ पर, इसके बाद मैं एल्डिहाइड को लिखूँगा। तो वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास C3H7CH। और लास्ट में मैं लिखूँगा अल्कोहल, वो मेरे पास क्या है, C4H9OH। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर है क्या, बॉइलिंग पॉइंट का। these are the increasing order of boiling point। तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको दिया हुआ है एक CH3CO CH3, हमें एक सबसे पहले मैंने कीटोन लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने ईथर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ मैंने C3H7CHO, और उसके बाद मैंने लिखा है CH3CH2CH2OH, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, पहले वाले में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन, चार इसमें भी हैं, और एक दो तीन दूसरे वाले में सिर्फ तीन ही है, तीसरे वाले में फिर चार कार्बन है, चार कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये तो सबसे बड़ा ग्रुप दिख रहा है मेरे को। और यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं एक दो तीन चार, तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ा ग्रुप जो ऑलरेडी पता है मेरे को C3C3H7CHO है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड सबसे बड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कंपेरेबल मासेस की बात हो रही थी, अगर कंपेरेबल मास नहीं होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं क्या करना है मेरे को। तो सबसे पहले तो मेरे को सबसे कम का लिखना है, सबसे कम इसमें कौन सा होगा, वही ईथर जो होगा। ईथर है हमारे पास CH3। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, तो वैसे भी ईथर को कैलकुलेट करके तो ईथर में नंबर ऑफ जो डिफरेंट कंपाउंड्स है हायर वो मास वाले, वो तीन ही है, ठीक है ना। और मेरा जो मैंने एसीटोन दे रखा है, एसीटोन दे रखा है, उसमें मेरे कितने हैं टोटल, तो तीन कार्बन है और एक ऑक्सीजन, चार ऑलरेडी हुए, तो उसका मास तो वैसे, उसका तो मास वैसे भी, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी ज़्यादा होगा। टोटल यहाँ भी चार है, और फिनॉल मतलब अल्कोहल में भी चार है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, CH3CO CH3। इसके बाद एक मेरे पास एल्डिहाइड दिया और एक अल्कोहल दिया। हमें पता है कि अल्कोहल का ज़्यादा होता है, हमें पता है कि अल्कोहल का क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन कंपेरेबल मास का, कम मास वाले का कितना होगा, कम होगा। तो CH3CH2CH2OH, इसका मास, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि मास का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और यहाँ लिखा हुआ मैंने CH3CH2CH2CHO, ठीक है। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सब में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट क्या है मेरा, जो तीन ही क्वेश्चन थे, और मैंने लास्ट में इसमें क्या लिखा था, इन सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी भी लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको लिखने के लिए कहा था कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी आपको पता है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा एसिड की सॉल्युबिलिटी होगी, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, एल्कोहल की होगी। वही जो ऑर्डर था, सॉल्युबिलिटी वही रहती है, बस क्या है, मास के अगर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेंज जो है ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, बस ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी क्या है, सबका कंपेरेबल मास है, तो इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबिलिटी, इसी यही ऑर्डर रहेगा सॉल्युबिलिटी का। तो फर्स्ट वाले का क्या है, सेम ऑर्डर, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सेम रहेगा। सेकंड वाले में देखेंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, तो किसी में भी नंबर ऑफ इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है, तो मासेस सेम है, तो फिर से क्या रहेगा, सेम ऑर्डर रहेगा आपका सॉल्युबिलिटी का। थर्ड में भी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, सेम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ
कार्बन ज़्यादा हो गए, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में है ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। किससे भी डिक्रीज़ कर जाएगी? इससे कम हो जाएगी। तो सबसे कम तो वैसे ईथर की होती है, CH3O सबसे कम ईथर की होती है। उसके बाद नंबर किसका आएगा हमारे पास? CH3 CH2 का नंबर आएगा। और उसके बाद नंबर आएगा हमारा पास CH3CO, और लास्ट में हमारे पास नंबर आएगा CH3 CH2। ठीक है ना? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कल दिए थे, जिसको जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। ठीक है ना? इसके आंसर्स आपने लिखे होने चाहिए थे आप लोगों ने। आई डोंट नो कि आपने करे हैं नहीं करे हैं, क्योंकि मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है आपकी क्लास की तरफ से। तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपको रिस्पॉन्स देना है क्लास में। ठीक है ना? कल मैंने आपको बताया था कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आज हम ले पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, और सिंपल कॉस्टिक एल्कलाई से रिएक्शन है, ठीक है ना, हेलोजिनेशन है, ठीक है ना। उसके अलावा एक कुछ टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी इसकी कैसी होती है, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन आपके सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ का दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रखा है, और अल्फा हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होनी है उसके बारे में आपको पूछा बता रखा। तो आपकी जो 2 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है वो क्या है? पहला तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये आपके मेन है, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा मैं आपको सब, लेकिन आपके कोर्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन मैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कि अगर मान लो उससे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए। और वैसे भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन कोई बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ये हमें आगे पीछे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की आपके केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर उसके प्रिपरेशन में आपको देखने को मिल सकता है कि आप एल्डिहाइड का क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर रहे हो तो क्या बन रहा है, आपका एल्डिहाइड बन रहा है। ये आप देखोगे वहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद हम यूजेस देखेंगे, और ये पार्ट हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी तक हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ते आए थे, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था कि एल्कीन्स जो क्या करती हैं, प्रेफर होती हैं इसमें, जब हमारे एल्कीन्स होते हैं तब वहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका कार्बन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज देता है सॉरी नेगेटिवली चार्ज देता है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव होता है वो आके अटैक करता है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कैसे होने वाली है, न्यूक्लियोफाइल से होने वाली है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल से क्यों होने वाली है? क्योंकि जो कार्बन है हमारा, जो जो ऑक्सीजन है उस पर अटैक नहीं होना है, जो कार्बन आ रहा है उस पर अटैक होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेता है। कार्बन से अगर वो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बनाया, ये जो हमने पहले ही पढ़ा है कि इसका नेचर कैसा है, CO बॉन्ड का नेचर कैसा है, ये क्या करता है, थोड़ा सा नेगेटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, उस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसकी, ऑक्सीजन की, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है और इसका नेचर कैसा हो जाता है, पोलर नेचर हो जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में सेम होता है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक दोनों में सेम रहते हैं। बस ये है कि कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन ग्रुप लग रहे हैं, उनसे होने की वजह से ये और ज़्यादा पोलर हो जाता है, ठीक है ना। तो पोलैरिटी बढ़ जाती है, रिएक्शंस अच्छे से होती है, ठीक है ना। तो इसको हम याद रखेंगे कि क्या होती है हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं कि ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन हैज़ अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑन इट, एंड स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ऑन द कार्बन,
ठीक है ना। कार्बन में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या हो जाता है, कार्बन हमारा न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल अब होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनिल कंपाउंड, जो वो भी कौन सी डायरेक्शन से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। क्यों, अब मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी पहले बताया था कि क्या था इसका स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर है ना स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो वो क्या करेगा, ऐसे इस पर अटैक करेगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा प्लेन सा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये प्लेन है, मैं आपको बताया था प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो यानी कि ऊपर से और नीचे से पूरा एरिया खाली है, तो जो भी अटैक होंगे, जो भी अटैक्स होंगे वो कैसे होंगे, या परपेंडिकुलर पोजीशन से होंगे। तो हम इस बात को लिख लेंगे कि ड्यू टू द प्लेनर स्ट्रक्चर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फ्रॉम परपेंडिकुलर साइड, ठीक है ना। तो हम ये भी आप लिख लेंगे, ड्यू टू द न्यूक्लियोफाइल द अटैक इज फ्रॉम परपेंडिकुलर साइड, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर साइड से अटैक होगा तो या तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर जुड़ जाएगा या न्यूक्लियोफाइल नीचे जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशन फिर से बन सकते हैं। अगर ये तीनों ग्रुप सब ग्रुप अलग लगे होंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बनने वाली है वो कैसे बनेगी आपकी, और अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। और जैसे ही आप ये अटैक करवाओगे, तो अटैक होने के बाद जब ये जुड़ेगा तो आपकी एक इंटरमीडिएट ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर क्या होगा, ये आपका OH बनेगा और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये OH कैसे होगा, क्योंकि O सिंगली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो H+ होता है जो हमारे पास हम जिस, क्योंकि ये सब हम एसिडिक मीडियम में करवाने वाले हैं, तो H+ आके इस पर जुड़ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका OH प्रोडक्ट, तो ये एडिशन का प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। कौन सी एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी होती है तो ऐसे अटैक होता है। कौन सी साइड से होता है, परपेंडिकुलर साइड से, परपेंडिकुलर अटैक। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कैसा है इसका स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर है। एक तो परपेंडिकुलर अटैक होगा, तो ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। और ये जो स्टेप होता है, ये दूसरा वाला स्टेप होता है। पहले तो ये अटैक जो हो रहा है ये स्लो स्टेप है, यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है, स्लो स्टेप है, और यहाँ से यहाँ स्टेप जो है वो कैसा है, फास्ट, ठीक है ना। तो एक बार ये अटैक हो गया, एक बार ये अटैक हो गया, ये एज पे जुड़ चुका है, तो एज इस पे बहुत जल्दी जुड़ेगा। दूसरा स्टेप मैंने इसलिए दिखाया नहीं आपको, मैंने सीधे क्या किया, इस स्लो स्टेप के बाद सीधे मैंने ये दिखा दिया आपको कि इसने अटैक किया तो ये बना तो उसके बाद सीधे एच जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये स्लो स्टेप है और ये वाला फास्ट स्टेप है। तो हमारा जो भी रेट डिफाइनिंग स्टेप है वो कौन सा है, ये वाला स्टेप है, ठीक है ना। और इस स्टेप में हमारे पास, ये स्टेप में हम देख रहे हैं कितने हमारे पास पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं, 2 पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, क्योंकि एक रिएक्टेंट ये, दूसरा रिएक्टेंट ये, दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तब जाके ये रिएक्शन हो रही है। तो ये सब बातें अगर आपसे पूछी जाए, जैसे पिछली बार आपने SN2 SN1 में देखा था, तो आप यहाँ बता पाओगे कि ऐसा है। और पिछली बार में देखा था कि SN2 में इन्वर्जन होता था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, फिर भी कैसा हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा इन्वर्जन नहीं हो रहा है। हमारे पास दोनों कॉन्फ़िगरेशन DL, दोनों कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, लेकिन दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो आएंगे हमारे पास वो इक्वल आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पिछली बार हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं था, सिंगल बॉन्डेड कार्बन था, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, वहाँ पर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हमें नहीं दिखा। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे रिएक्टिविटी होती है, ठीक है ना। क्या है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है ना। रिलेटिव रिएक्टिविटी देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन की। तो अगर हम देखें कि अगर हम बात करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के बारे में, ठीक है ना, जिसमें हमें सिर्फ लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स मिल रहे हैं, कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग कंपाउंड्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द बल्कियर ग्रुप। तो मतलब अब ये बताओ कि रिएक्टिविटी जो होगी, ये रिएक्शन जो होगी फास्ट कब होगी, ये तब फास्ट होगी जब यहाँ छोटे ग्रुप्स लगे होंगे। जितने बड़े ग्रुप लगे होंगे उतना न्यूक्लियोफाइल को इंट्रेंस मिलेगी, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है ना, इसको
न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देते जाएंगे उतने ज़्यादा इसका प्लस का चार्ज कम होता जाएगा। जितना इस पर प्लस का चार्ज कम हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही स्लो होता जाएगा। ऊपर से एक तो वैसे ही प्रोसेस स्लो है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हो रहा है प्रोसेस स्लो है, ऊपर से इस पर अगर चार्ज और डिक्रीज करता जाएगा रेगुलरली हम जो ग्रुप्स लगा रखे हैं, तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर और कम हो जाएगा। तो हमने आज बात करी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले बात करी क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। उस रिएक्शन में हमने देखा कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्यों करता है अटैक, और क्या ऑर्डर रहेगा, मतलब क्या ग्रुप लगे होंगे तो फास्ट अटैक होगा, क्या ग्रुप लगे तो अटैक स्लो होगा, ठीक है ना। तो कल हम इसी के आगे आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, ठीक है। और थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, ठीक है ना। वी विल डिस्कस दिस केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।